नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं गणित विषय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय विषय पर चर्चा करेंगे। बच्चों, त्रिकोणमिति का परिचय ये हमारे इकाई नंबर 8 में है और परीक्षा के दृष्टिकोण से इस इकाई में कुल अंक 13 निर्धारित हैं। 13 अंकों का वितरण इस प्रकार से है। इस इकाई में एक एक अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 5 अंक निर्धारित होंगे। 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 5 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार से एक एक नंबर के 5 प्रश्न, 3 नंबर का एक प्रश्न और 5 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। जैसा कि हम त्रिकोणमिति का अध्ययन करते हैं, तो त्रिकोणमिति में जैसे हम देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले त्रिकोणमिति के अध्ययन में हम त्रिभुज की धारणा को समझेंगे। बच्चों, आप सभी जानते हैं त्रिभुज का अर्थ होता है 3 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति। आप देखिए, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। हम यहाँ एक एबीसी त्रिभुज की रचना किए हैं। आप देखिए बच्चों, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में आप देखिए, इसमें इस त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, भुजा AB, भुजा BC और भुजा AC। और उसी प्रकार हमारे इस त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, जिन्हें हम कोण A, कोण B और कोण C से दर्शाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कोण A, कोण B, कोण C। यहां एक बात और समझने की है बच्चों, तीनों कोणों का योग, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। अब हमको त्रिकोणमिति का अध्ययन करना है बच्चों। त्रिकोणमिति के अध्ययन में हमको मूलतः इन त्रिभुजों में भी कई प्रकार के त्रिभुज होते हैं, इनका कोणों के आधार पर वर्गीकरण और भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण होता है। यहाँ पर हम एक विशेष त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। समकोण त्रिभुज पर आधारित त्रिकोणमिति का अध्ययन होता है। तो समकोण त्रिभुज में यह त्रिभुज के कोणों के आधार पर एक प्रकार है, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश या समकोण होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक समकोण त्रिभुज की रचना की हुई है बच्चों। देखिए, यहां त्रिभुज ABC, यहां आप देखिए कि इस त्रिभुज ABC में एक कोण 90 अंश का है। इसमें हमने यहां पर कोण B, ये जो दर्शाया गया है कोण B, ये कोण B 90 अंश का है। यहां पर आप देखिए दर्शाया हमने कोण B बराबर 90 अंश। अब इस त्रिभुज में शेष 2 कोण हैं, कोण A और कोण C। आप कुल तीनों कोणों का योग जैसे ऊपर बताया गया है 180 अंश होता है। इनमें से एक कोण का मान 90 अंश हो चुका है। तो अब जो शेष 2 कोण बचे हैं, कोण A और कोण C, कोण A और कोण C का जो योग होता है ये 90 अंश होता है। अब यहां पर देखिए, इनको हम इन कोणों को, कोण A और कोण C को न्यून कोण कहते हैं और जो 90 अंश का कोण होता है वह समकोण कहलाता है। इस प्रकार से हमारे पास एक त्रिभुज ABC की रचना होती है। इसमें बच्चों हम 3 भुजाएं जो होती है, इन 3 भुजाओं को हम कोणों, किसी कोण के सापेक्ष भुजाएं कैसी होती है उसमें देखते हैं। सबसे पहली बात बेटा, इस त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 90 अंश का होता है, जो कोण भी है। और उस सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सदैव सबसे बड़ी भुजा होती है। और समकोण त्रिभुज में हम इस भुजा को, यहाँ इस भुजा को AC के द्वारा दर्शाया गया है, इस भुजा को हम कर्ण कहते हैं। अब यदि हम कोण A के सापेक्ष यदि देखते हैं तो हम कोणों के, अब जो 2 न्यून कोण हमारे पास बचे हुए हैं, कोण A और कोण C, हम कोण A और कोण C के सापेक्ष 2 भुजाओं का निर्धारण करते हैं कि वो भुजाएं कौन सी होगी। यदि हम देखें कोण A के सापेक्ष,
कोण ए के सापेक्ष जो भी कोण अब लिया जाता है बेटा, जैसे कोण ए लिए हैं, कोण ए के सामने की जो भुजा होगी, जो इस चित्र में कोण ए के सामने की भुजा को BC द्वारा दर्शाया गया है, इस भुजा को हम कोण ए की सम्मुख भुजा या हम इसको लंब कहते हैं। इस कोण के सापेक्ष ये लंब कहलाएगा या कोण ए की सम्मुख भुजा कहलाएगी। उसी प्रकार आप देखिए यहां जो कोण भुजा AB है, वो भुजा कोण ए के संलग्न है, कोण ए से संलग्न है, इसीलिए हम इस भुजा AB को कोण ए की संलग्न भुजा या यहां आधार कहते हैं। इस प्रकार से हमारे पास कोण ए से संलग्न भुजा या आधार कहलाती है। तो इस प्रकार से हम यदि यहां पर देखें कि कोण ए के सापेक्ष जो भुजा BC है वो कोण ए की सम्मुख भुजा है जो लंब कहलाती है, और जो भुजा AB है वो कोण B की संलग्न भुजा है जो आधार भी कही जाती है। इस प्रकार से बच्चों यदि हम समकोण त्रिभुज में ये देखें कि यदि कोण A का अध्ययन के स्थान पर यदि कोण C यदि ले लें, तो कोण C के सापेक्ष ये जो सम्मुख भुजाएं और संलग्न भुजाएं हैं या लंब और आधार है वो आपस में परिवर्तित हो जाते हैं। यहां थोड़ा सा परिवर्तन आप देखिए बच्चों कि यदि हम ये भुजा कोण A के स्थान पे यदि कोण B के सापेक्ष C के सापेक्ष हम देख लें, कोण C के सापेक्ष देखेंगे तो कोण C की जो BC होगी कोण C की संलग्न भुजा हो जाएगी। ये संलग्न भुजा या इसको कहते हैं आधार, ये बच्चों ये आधार हो जाएगी। और ये जो भुजा AB है कोण C के सम्मुख भुजा है, ये सम्मुख भुजा है, ये भुजा लंब कहलाएगी। तो यहां बच्चों एक ध्यान आप दीजिए कि जैसे कोण में परिवर्तन हो जाता है, हम ये कोण C के सापेक्ष अध्ययन करेंगे, ये बहुत ही ध्यान देने की बात है बेटा। यदि कोण बदल जाता है, जैसे कोण C के सापेक्ष हम अध्ययन करेंगे, कोण C के सामने की जो भुजा होगी वो कोण C के लिए सम्मुख भुजा कहलाएगी, जिसको हम लंब के रूप में उपयोग करेंगे। और जो भुजा BC है जो कोण C से संलग्न है उसको कोण C की संलग्न भुजा कहेंगे और हम उसको आधार कहते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि हम न्यून कोणों के सापेक्ष भुजाओं को देखते हैं तो न्यून कोण के सापेक्ष भुजाएं आपस में परिवर्तित हो जाती है। कोण के सामने की भुजा को हम सम्मुख भुजा कहते हैं न्यून कोण के लिए, और उनसे जो संलग्न भुजा होती है उसको हम आधार कहते हैं। और यहाँ पर दोनों स्थितियों में कोण A के सापेक्ष या कोण C के सापेक्ष सबसे बड़ा कोण B है, उसके सामने की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। इसी प्रकार बच्चों हम समकोण त्रिभुज में एक बात पिछले कक्षाओं में भी आप पढ़ के आए हैं, समकोण त्रिभुज पर एक प्रमेय लागू होता है जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। आप देखिए बेटा कंटेंट्स में हमने बताए हैं कि त्रिभुज की अवधारणा, उसके बाद समकोण त्रिभुज की अवधारणा के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए, और समकोण त्रिभुज पर एक पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। इस पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बेटा पाइथागोरस प्रमेय हम लिखते हैं तो उसको थोड़ा सा देखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय को किस प्रकार से लिखा जाता है। बच्चों अब देखिए हम जो तीसरा कंटेंट्स है हमारा पाइथागोरस प्रमेय, हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आपको थोड़ा सा बता रहे हैं। अब देखिए बेटा पाइथागोरस प्रमेय किसी भी समकोण त्रिभुज पे लगता है। समकोण त्रिभुज की अवधारणा हमने इसके पहले आपको बताया है कि वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है, 90 अंश के एक कोण और शेष दो कोण जो होते हैं वो न्यून कोण होते हैं, उन दोनों कोणों का योग 90 अंश होता है।
अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय में ये जो समकोण होता है, सबसे बड़ा कोण होता है इस त्रिभुज का, उसके सामने की जो भुजा होती है उसकी माप सबसे अधिक होती है, उस भुजा को हम कर्ण कहते हैं। और यहाँ आप देखिए हम कोण ए के सापेक्ष यहाँ दो भुजाएं निर्धारित कर रहे हैं, तो कोण ए के सामने की भुजा ये लंब है जिसको हम BC से दर्शा रहे हैं, और इससे संलग्न भुजा जो AB है उसको हम संलग्न भुजा या आधार कहते हैं। अब आप देखिए बेटा पाइथागोरस प्रमेय कहता है, जो पिछले अध्यायों में हमने त्रिभुज की अवधारणा में पढ़े हैं, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आप यहाँ देखिए बेटा, सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाएं जिनको हम आधार एक भुजा को कहते हैं उसका वर्ग, और लंब का वर्गों का योग होता है। यहाँ देखिए बेटा हम आधार को हमने यहाँ देखो जैसे संलग्न भुजा कहे हैं, आप आधार के स्थान पर संलग्न भुजा लिख सकते हैं, और यहाँ हम लंब की जगह ये कोण भी ए के सामने की सम्मुख भुजा है, आप लंब के स्थान पर सम्मुख भुजा उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अब पाइथागोरस प्रमेय इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, कर्ण का वर्ग बराबर संलग्न भुजा का वर्ग धन सम्मुख भुजा का वर्ग। बेटा कभी कभी यहाँ पर गलतियां हो जाती है कि ये धन का चिन्ह लगाना आप लोग भूल जाते हैं, और यहाँ कहीं ना कहीं एक जगह या एक या दो जगह हम वर्ग लगाना भूल जाते हैं। विशेष तौर पे ध्यान दें, इन भुजाओं का जब भी हम पाइथागोरस प्रमेय लिखते हैं तो इन भुजाओं के में वर्ग लगाना ना भूलें, और लंब और आधार के बीच में धन का चिन्ह लगता है, और यहाँ पर एक बराबर का चिन्ह आता है। यहाँ पर देखिए बेटा इन भुजाओं को यदि दर्शाना है, कर्ण को यहाँ AC के द्वारा दर्शाया गया है, और आधार को AB के द्वारा दर्शाया गया है, और लंब को BC के द्वारा दर्शाया गया है। इस प्रकार से AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग, ये एक पाइथागोरस प्रमेय अपना कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम चौथी हमारी जो अवधारणा थी, त्रिकोणमिति की परिभाषा। त्रिकोणमिति क्या है, हम इसे कैसे परिभाषित करेंगे, और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी। आप देखिए बेटा त्रिकोणमिति एक, इसको हम अंग्रेजी में टिग्नोमेट्री कहते हैं। टिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई। इसमें ट्राई का मतलब होता है तीन, और GON गॉन का अर्थ होता है भुजा, और ये जो मेट्री लिखा है इसकी जगह ग्रीक वर्ड आया था मेट्रॉन, मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। तो इस प्रकार से टिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति की व्युत्पत्ति ट्राई, गॉन और मेट्रॉन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है तीन भुजाओं की माप। तो इसे हम यदि परिभाषित करना चाहते हैं, त्रिकोणमिति को यदि हम परिभाषित करना चाहते हैं, तो ये कहा गया है गणित की वह शाखा जिसमें एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। या यूं कहें कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच में जो पारस्परिक संबंध होते हैं, उन संबंधों का अध्ययन जहां करेंगे उसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। बच्चों एक बात ये आती है कि इस त्रिकोणमिति की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो त्रिकोणमिति के बारे में जैसा बताया जाता है कि प्राचीन काल में जो खगोल शास्त्री थे, प्राचीन काल में खगोल शास्त्री पृथ्वी से ग्रहों की दूरी, पृथ्वी से तारों के बीच की दूरी का मापन करने के लिए त्रिकोणमिति का उपयोग किया करते थे। तो इस प्रकार से त्रिकोणमिति का उपयोग यहाँ पर जैसे बताया गया है कि त्रिकोणमिति का उपयोग खगोल शास्त्रियों ने पृथ्वी से तारों के बीच की दूरी और पृथ्वी से ग्रहों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए किया था। तो अब बेटा हम त्रिकोणमिति का जब अध्ययन करते हैं तो हम अपने व्यवहार में ये देखते हैं कि अपने व्यवहार में कहाँ किस स्थान मतलब किन किन स्थानों पर एक त्रिभुज की संपूर्ण त्रिभुज की कल्पना की जा सकती है। जैसे आपने देखा होगा बेटा कि यदि हम ये देखें कि
कोई दीवार है और उस दीवार में कोई कील लगानी है ऊपर, तो हम एक सीढ़ी लगाते हैं। तो दीवार और सीढ़ी के बीच की जो दूरी होती है, इस प्रकार से यहां पर एक समकोण त्रिभुज की कल्पना होती है। या कोई बच्चा जमीन से मीनार को देखता है, मीनार की चोटी को देखता है, शिखर को देखता है, तो वहां पर भी त्रिकोण एक समकोण त्रिभुज की रचना होती है। जैसे यहां पर इसी में देखें बेटा कि यहां पर यदि ए स्थान पर कोई बच्चा है और यदि ए बी कोई मीनार है और मीनार की चोटी सी है, तो यदि बच्चा ए से सी को देखता है तो यहां पर एक समकोण त्रिभुज की रचना होती है, ऐसे आकृति आती है और यहां पर हम इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर हम मीनार की ऊंचाई ज्ञात की जा सकती है। ये समकोण त्रिभुज की धारणा हमारे दैनिक जीवन में भी देखने को मिलती है। देखिए बच्चों, अब हम देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं? कोई भी यदि हम समकोण त्रिभुज देखें, समकोण त्रिभुज की भुजाओं और उनके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन जो होते हैं वो कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात कहलाते हैं। इसको हम इस रूप से कह सकते हैं। अब देखिए बच्चों, एक समकोण त्रिभुज एबीसी, ये देखो ये एबीसी की रचना की है जिसमें कोण भी समकोण है और की भुजाओं, 3 भुजाएं यहां पर के कुछ अनुपात हो। एक समकोण त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उनके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात कहलाते हैं। इसमें ध्यान दीजिए बेटा, ये कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात कहलाते हैं। अब यहां देखिए 2 न्यून कोण है हमारे पास। यहां कोण ए और कोण सी, ये दोनों न्यून कोण हैं। इन दोनों कोणों का योग 90 अंश होता है क्योंकि यहां कोण भी 90 अंश का है। अब देखिए, किसी भी कोण के जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं वो 6 होते हैं। उनमें देखिए बेटा, हम त्रिकोणमिति अनुपात, आप देखिए कोण ए का त्रिकोणमिति अनुपात हम देखते हैं तो कोण ए का साइन, या हम इसको संक्षेप में साइन ए पढ़ते हैं। यदि किसी कोण का साइन लेना है हमें, तो ये कोण का साइन जब लेते हैं तो इसके लिए आप देखिए बेटा, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, हमने सम्मुख भुजा को लंब कहा है। आप देखिए चित्र में कोण ए की सम्मुख भुजा या लंब, तो हम इसको साइन ए को लंब बटे कर्ण बोल सकते हैं या सम्मुख भुजा बटे कर्ण। यहां पर आप चित्र में देखिए बेटा, सम्मुख भुजा बीसी है तो आप ये देखिए बीसी और कर्ण एसी है, तो यहां पर हुआ पहला त्रिकोणमिति अनुपात कोण ए के सापेक्ष। तो कोण ए के सापेक्ष त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए इक्वल टू सम्मुख भुजा बटे कर्ण या लंब बटे कर्ण, और ये होता है बीसी बटे एसी। उसी प्रकार हम दूसरा त्रिकोणमिति अनुपात देखते हैं। दूसरे त्रिकोणमिति अनुपात में आप देखिए कास ए या कोण ए का कोसाइन। तो आप ये देखिए, इसको हम संक्षेप में कास ए बोलते हैं। कास ए संलग्न भुजा बटे कर्ण। संलग्न भुजा को हमने आधार का है, तो हम इसे संलग्न भुजा बटे कर्ण के स्थान पर आधार बटे कर्ण कह सकते हैं। हमारे चित्र में आधार ए बी से दर्शाया गया है, तो ये आधार की जगह ए बी और कर्ण एसी है, तो हम कास ए को ए बी बटे एसी भुजाओं के अनुपात के रूप में दर्शा सकते हैं। तो उसी प्रकार टेन ए को देखिए बेटा, ये सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा होता है। सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। तो हमारे चित्र में सम्मुख भुजा बीसी है कोण ए के सापेक्ष और संलग्न भुजा ए बी है, तो इस प्रकार से टेन ए बराबर बीसी बटे ए बी हुआ।
उसी प्रकार बच्चों अब देखिए अगला त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास काट ए है। काट ए संलग्न भुजा बटे समूह भुजा, संलग्न भुजा बटे समूह भुजा। संलग्न भुजा को हमने आधार कहा है, समूह भुजा को लंब कहा है। ये आधार बटे लंब, यानी हमने आधार ए बी और लंब जो होता है BC, इस प्रकार से काट ए इज इक्वल टू AB बटे BC होता है। इसी प्रकार अगला त्रिकोणमितीय अनुपात सेक ए। सेक ए को देखिए, सेक ए बराबर कर्ण बटे संलग्न भुजा। कर्ण बटे संलग्न भुजा, संलग्न भुजा को हमने आधार कहे, कर्ण AC है, संलग्न भुजा को हमने AB से दर्शाए हैं। इस प्रकार से सेक ए बराबर AC बटे AB। अब यहां देखिए बच्चों अगला और लास्ट त्रिकोणमितीय अनुपात है कोसेक ए। कोसेक ए बराबर कर्ण बटे सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा को ही हम लंब कहते हैं। इस प्रकार से AC बटे BC, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कोण A के सापेक्ष है। बच्चों इनमें आप देखिए अध्ययन देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि ये जो प्रथम 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उन्हीं के अगले जो 3 हैं, इन्हीं 3 त्रिकोणमितीय अनुपात के व्युत्क्रम है। आप अच्छे से खोजिए बच्चों। अब देखिए साइन ए, साइन ए बराबर हमने देखिए BC अपान AC। अब बच्चों बोर्ड पे आप देखिए कि किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान AC बटे BC है क्या? ढूंढो बच्चों। AC बटे BC हमको मिला कोसेक ए में, जो साइन ए का व्युत्क्रम है। तो इस प्रकार से हमारे पास एक संबंध यहां आ जाता है। पहला संबंध आप देखिए बच्चों, इन त्रिकोणमितीय अनुपात में आपसी संबंध है साइन ए बराबर 1 अपान कोसेक ए, ये व्युत्क्रम है उसका। अब दूसरा देखिए बच्चों कास ए, कास ए बराबर AB अपान AC है। आप इन्हीं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में देखिए AC अपान AB कहीं है क्या? AC अपान AB ये 5वें नंबर पर मिलता है बच्चा। ये देखिए आप, ये सेक ए है। तो आप बच्चों यहां देखिए, तो यहां ये कह सकते हैं कि कास ए सेक ए का व्युत्क्रम है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कास ए बराबर 1 अपान सेक ए। अब उसी प्रकार आप टेन ए को देखो, टेन ए का भुजाओं का अनुपात क्या है? BC अपान AB। आप इसका व्युत्क्रम है क्या? इसमें आप देखिए तो आपको AB अपान BC, AB अपान BC के रूप में एक अनुपात मिला, जिसका है काट ए। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि टेन ए काट ए का व्युत्क्रम है। तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं टेन ए बराबर 1 अपान काट ए। एक यहां संबंध और देखने मिल रहा है। आप देखिए कि यदि कास ए और साइन ए और टेन ए, इन तीनों में भी एक संबंध यहां देखने को मिलता है। उस संबंध को देखिए अच्छे से कि यदि हम यदि यहां ऐसा कर दें कि कास ए साइन ए अपान कास ए कर लें, एक संबंध नया यहां आएगा कि यदि हम कास ए में साइन ए में कास ए का भाग लगा लें। आप देखिए साइन ए का क्या है? BC अपान AC, BC अपान AC, और कास ए बराबर AB अपान AC, AB अपान AC। ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा BC अपान AB, और BC अपान AB हमारे पास टेन ए होता है। तो इस प्रकार से हम यहां लिख सकते हैं टेन ए। तो या इसको ऐसा लिखा जाएगा साइन ए अपान कास ए बराबर टेन ए। बच्चों इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो संबंध निकल रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में, आपसी संबंध जो हैं, ये यहां हम जो पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, उसी से इन संबंधों को निकाल सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम उल्टा कर दें बच्चों, या ऐसा कर दें कि हम यदि यहां देख लें
यहां यदि देख रहे हैं कि सेक ए अपान कोसेक ए कर दें, सेक ए अपान कोसेक ए या कोसेक ए अपान सेक ए, देखिए कोसेक ए अपान सेक ए कर देते हैं, या ऐसा मान लें इसको उल्टा कर दें, कास ए अपान साइन ए। तो कास ए की वैल्यू है ए बी अपान ए सी अपान बी सी अपान ए सी। ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, यहां बचता है ए बी अपान बी सी, और ए बी अपान बी सी आप देखिए ए बी अपान बी सी ये काट ए होता है, तो ये यहां पर एक हमको और एक संबंध मिल जाता है कि कास ए अपान साइन ए इज इक्वल टू काट ए। तो ये पारस्परिक संबंध होते हैं। यहां आप देखिए कि ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने देखे, इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में हमने व्युत्क्रम संबंध भी देखे। आप बच्चों यहां देखिए अच्छे से, साइन ए का व्युत्क्रम कोसेक ए, कास ए का व्युत्क्रम सेक ए है, टेन ए का व्युत्क्रम काट ए है, या इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि कोसेक ए का व्युत्क्रम साइन ए है, सेक ए का व्युत्क्रम कास ए है, काट ए का व्युत्क्रम टेन ए है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। और एक संबंध यहां पर देखने को मिला, साइन ए कास ए और टेन ए में, साइन ए कास ए और काट ए में। तो यहां देखिए साइन अपान कास ए, साइन ए अपान कास ए इज इक्वल टू टेन ए, और कास ए अपान उसका व्युत्क्रम उल्टा कर दिया हमने, कास ए अपान कर दिए, तो ये हो जाता है काट ए। तो ये इस प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय अनुपातों के आपसी संबंध हमने देखे। यहां बच्चों हम एक बात अब देखना चाहते हैं कि यदि हम इस त्रिभुज में कोण सी के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात देखना चाहते हैं, यही इसी में मैं बताता हूं, कोण सी के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात यदि हम देखना चाहें तो उनको कैसे लिखेंगे। कोण सी के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन हम करते हैं। तो ये कोण सी ले लिया, तो ये कोण सी के संलग्न भुजा न होके ये सम्मुख भुजा हो जाएगी, और इसको हम आधार न कहके इसको लंब कहेंगे। और ये कोण ए की, कोण सी की सम्मुख भुजा न होके संलग्न भुजा हो जाएगी, संलग्न भुजा हो जाएगी, हम इसको आधार कहेंगे। अब देखिए बच्चों यहां मैं इसी में चेंज करके बताता हूं, आप इसी में आप देखेंगे कि किस प्रकार से चेंज हो गया। अब ये देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी के कोण सी के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात, कोणों के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात में परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है आप देखिए। अब बच्चों यहां कोण ए था, वहां कोण हम सी कर रहे हैं, कोण सी। अब देखिए कोण सी का साइन कोस, हाँ, तो ये देखिए साइन सी, सम्मुख भुजा अपान कर्ण, लंब बटे कर्ण। लेकिन यहां पर रिप्रेजेंटेशन ये बदल चुका है। देखिए यहां लंब जो है वो ए बी हो गया है, लंब ए बी है, और संलग्न जो कर्ण है कर्ण ए सी, कर्ण में परिवर्तन हुआ है। आधार और लंब या सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा आपस में बदल जाती है यदि हम कोण बदल दें, कोण सी के सापेक्ष लेंगे तो ये भुजाएं आपस में परिवर्तित हो गई। उसी प्रकार कास सी को देखें, कास सी में संलग्न भुजा बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लेकिन अब यहां पर आधार हमारा बीसी है, आधार बीसी है और कर्ण तो एसी है। उसी प्रकार टेन ए सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, लंब बटे आधार। हमारे पास जो लंब है वो एबी हो गया है, और आधार जो है संलग्न भुजा वो बीसी हो गई है। अब देखिए ये परिवर्तन यहां पर देख रहे हैं। उसी प्रकार ये टेन सी हो जाएगा। उसी प्रकार काट सी, अब देखिए तो काट सी अगर देखते हैं तो ये सूत्र वही है। आप देखिए आधार हमारे पास ये बदल गया है, आधार जो है वो बीसी हो गया है, और सम्मुख भुजा यानी लंब जो है वो ए बी हो गया है।
उसी प्रकार सेक ए में कर्ण तो एसी है, लेकिन जो आधार है, आधार हमारे पास बीसी हो गया है। उसी प्रकार कोसेक सी में देखिए सम्मुख भुजा यहां बीसी लिखी थी पहले, अब हमारे पास सम्मुख भुजा एबी हो गई है। इस प्रकार से यदि कोणों में परिवर्तन हो जाते हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात कोण ए के सापेक्ष अलग होंगे और कोण सी के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात अलग होंगे। यहां केवल दो भुजाओं में परिवर्तन आता है, कर्ण वही होता है। इस प्रकार से हम ये त्रिकोणमितीय अनुपात कोण ए के सापेक्ष, कोण सी के सापेक्ष और इन त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपसी हमने संबंध देखे। अब इसी पे बच्चों आधारित कुछ प्रश्न हल कराते हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपातों पर आधारित कुछ प्रश्न हल करवाएंगे। तो इन प्रश्नों को हम आगे दिखा रहे हैं कि कौन कौन से प्रश्न हम हल कराते हैं। बच्चों थोड़ा सा प्रश्न हल करने के पहले एक बात और यहाँ आप देख लो कि यदि त्रिकोण जो कोण है, समकोण त्रिभुज के कोण में यदि परिवर्तन नहीं होता, कोण वही होता है, और यदि भुजाओं की लंबाइयों में परिवर्तन हो जाता है, तो क्या त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान में परिवर्तन होगा? इस बात को हम यहां देख लेते हैं कि यदि कोण वही बना रहता है और समकोण त्रिभुज की भुजाओं में परिवर्तन हो जाता है, तो त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान में क्या परिवर्तन आता है, इसको हम देखते हैं। हमने एक त्रिभुज, यहां दो त्रिभुज लिए हैं, त्रिभुज एएमपी, देखिए त्रिभुज एएमपी और दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज एबीसी। ये दोनों त्रिभुज समरूप है। आप देखिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इनमें तीनों कोण आपस में बराबर हैं, तो तीनों कोण बराबर होने वाली सम्मिका के अनुसार ये जो त्रिभुज हैं दोनों समरूप हैं। समरूप त्रिभुजों का एक गुणधर्म है, समरूप त्रिभुजों के गुणधर्म के अनुसार इन त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। आप यहां देखिए, यहां एएम, आप देखिए एएम के संगत भुजा एबी, और उसी प्रकार एपी, त्रिभुज एपी के संगत भुजा एसी, और एमपी, भुजा एमपी के संगत भुजा बीसी। ये जो अनुपात होते हैं आपस में बराबर होते हैं। उसी प्रकार हम यहां इन दोनों त्रिभुजों के लिए कोण ए के सापेक्ष हम त्रिकोणमितीय अनुपात को देखते हैं। यहां हमने साइन ए के त्रिकोणमितीय अनुपात को देखे। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। हम यदि यहां त्रिभुज एएमपी के लिए देखें, इतने त्रिभुज के लिए हम देखें, लंब कोण ए के सामने की भुजा लंब एमपी, और कर्ण जो है ये समकोण है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण। हम यहां समकोण को दर्शा देते हैं, ये समकोण है। तो आप देखिए यहां एमपी बटे एपी। उसी प्रकार त्रिभुज एबीसी में हम देख लेते हैं, तो त्रिभुज एबीसी में जो लंब होगा, इसके सामने की भुजा बीसी अपन कर्ण एसी हो जाएगा। तो इस प्रकार से साइन ए बराबर एमपी अपान एपी और बीसी अपान एसी। आप यहां देखिए एमपी अपान एसी और ये बीसी, इनको आपस में ये इनको यहां तिर्यक गुणा या कर दे तो ये आपस में परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये जो अनुपात होता है ये बराबर होता है, हमने साइन ए त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसका त्रिभुज एएमपी के सापेक्ष जो निकाला और त्रिभुज एबीसी के सापेक्ष जो निकाला है, ये वैल्यू समान। उसी प्रकार कास ए का मान निकाल देते हैं, तो आधार बटे कर्ण हम यहाँ ए एम बटे कर्ण एपी और एबी बटे एसी ये निकाल दिया। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपातों में भुजाओं में परिवर्तन के साथ, भुजाओं की लंबाई में परिवर्तन के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात, यदि कोण वही बना रहता है, एक ही कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात समान होते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ये बात बच्चों बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखिए, यदि कोण समान बना रहता हो, यदि कोण समान बना रहता हो
तो एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों में त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। आप यहाँ देखिए बेटा, दो त्रिभुज हमारे पास थे, इसमें दोनों त्रिभुजों में कोण ए बना है, एक ही वैल्यू है उसकी, उनमें भुजाओं में परिवर्तन हुआ। ये त्रिभुज हमने AMP लिए तो इनमें भुजाएं जो ये हैं, और त्रिभुज ABC लिए तो वहां भुजाओं की लंबाई में परिवर्तन हुआ, लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये विशेष तौर पे ध्यान बच्चों को रखना चाहिए। अब बच्चों हम इसी पे आधारित त्रिकोणमितीय अनुपातों पे आधारित प्रश्न हल करवाते हैं। हम इन पे एक प्रश्न लिखा है, आप देखिए बच्चों, यदि कोण A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यहां पर आप देखिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए हम देखते हैं हमारे पास एक त्रिभुज ABC यहां पर आप देखिए, ये कोण के सामने की भुजा, इसको हम सम्मुख भुजा या लंब कहते हैं, ये संलग्न भुजा या आधार बोलते हैं, और ये भुजा होती है कर्ण। आप देखिए बच्चों, यहां पर हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ये प्रश्न को हल करा रहे हैं। आप देखिए, यहां एक समकोण त्रिभुज ABC है, जहां कोण B बराबर 90 अंश यानी समकोण है। अब यहां हमारे पास दिया है tan A बराबर 4/3। हम जानते हैं, हमने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात में हम tan A बराबर जानते हैं लंब बटे आधार। लंब बटे आधार ये हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात tan का है। अब यहां देखिए, हमारे पास यहां लंब यानी ये BC और आधार यानी AB, ये इस प्रकार से। यहां यदि हम ये मान लेते हैं कि माना कि BC बराबर 4K तथा AB बराबर 3K, हम इनको, इन जो भुजाओं की माप यहां मान ली, ये अनुपात होता है, तो यहां पर कोई गुणांक हम ले सकते हैं। हमने एक गुणांक K लेके इसको हल कर लेते हैं। तो आप देखिए, BC ये BC की लंबाई 4K है और AB की लंबाई को हमने 3K मान लिया है। हमको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए हमको समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप की आवश्यकता होती है। हमारे पास दो भुजाओं की माप यहाँ दी गई है, अनुपात के रूप में हमने निकाले हैं। तो यहाँ पर 4K ये लंब की माप है और आधार की माप 3K है। हमारे पास कर्ण की माप नहीं है। हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम तीसरी भुजा कर्ण की माप निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण यानी AC का वर्ग बराबर लंब यानी BC का वर्ग धन आधार यानी AB का वर्ग। अब हमने AC के मान को निकालना है। BC की वैल्यू 4K है, 4K का वर्ग धन AB के लिए हमने यहाँ 3K माना है, इसका। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो आप देखिए, 4 का वर्ग 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा 16K, 16K और 9K आपस के वर्ग, तो इनको जोड़ देंगे, समान राशि है
के वर्ग दोनों में है, तो इनमें पूर्णांक का योग हो जाता है, तो ये हो जाता है 25 के वर्ग, ये हो जाता है AC का वर्ग। आप देखें दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, तो ये 25 ये हो जाएगा 25 के स्क्वायर, 25 का वर्गमूल हो जाता है 5 और के स्क्वायर तो आएगा के। इस प्रकार से हमारे पास AC की वैल्यू आ गई 5 के। ये इस प्रकार से हमारे पास इसका जो वैल्यू आ जाएगा 5 के, हमारे पास AC की वैल्यू आ गई। अब हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, तो हमारे पास 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमको निकाल के यहाँ दिखाना है। बच्चों यहाँ पर पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास साइन ए है, हम सब जानते हैं। साइन ए को हम जानते हैं लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण में आप देखिए कि लंब बटे कर्ण का अध्ययन हम करते हैं। यहां देखिए लंब के रूप में हमने BC लिया है और कर्ण है हमारे पास AC। तो यहां BC है 4K और AC जो है ये 5K। K से K कैंसिल हो जाएगा, इस प्रकार से ये आ जाएगा 4/5। तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात का निर्धारण हमारे पास हो गया है 4/5। साइन A बराबर 4/5। उसी प्रकार हम दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कास A को देखें। जैसा हम जानते हैं कास A है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण को देखो तो आधार हमारे पास क्या है AB और कर्ण है AC। अब आधार की वैल्यू यहां लिखी हुई है, आप चित्र में देखिए आधार की वैल्यू क्या है बेटा, ये देखो ये भी AB की वैल्यू यहां पर कितनी लिखी है, इसकी माप 3K और कर्ण का जो माप है वो क्या है गुड 5K। ये K से K कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाता है 3/5। इसी प्रकार बच्चों अगला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है बोलिए 10। 10A को इस त्रिकोणमितीय अनुपातों को त्रिकोणमितीय संबंधों के आधार पर भी निकाल सकते हैं या भुजाओं के अनुपात के आधार पर भी निकाल सकते हैं। भुजा के अनुपात के आधार पर यदि हम निकालते हैं तो ये हो जाता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार मतलब सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो यहां लंब हमारे पास दिख रहा है BC, आधार दिख रहा है AB। BC की वैल्यू यहां पर है 4K। बच्चों AB की वैल्यू बताइए 3K। ये हो जाएगा K से K कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3। ये 4/3 10A की वैल्यू आ गई। बच्चों अब जैसे हमने व्युत्क्रम पढ़ाए हैं, इन तीनों के व्युत्क्रम, तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रम हमारे पास हैं। तो तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रम है, तो हम इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रम के आधार पर अगले त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं या फिर से पूरा हम करें भुजाओं के अनुपात के आधार पर भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। अब आप देखिए हम अगला त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं काट A। काट A 10A का व्युत्क्रम है, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1/10A। आप देखिए 10A की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये अनुपात 4/3। तो यहाँ देखिए 1/4/3, ये उल्टा हो जाएगा, ये 3/4। ये हमारे पास काट A की वैल्यू आ जाती है। ऐसा ही बच्चों अब अगला त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास है सेक A। सेक A त्रिकोणमितीय अनुपात है। यदि हम त्रिकोणमितीय अनुपातों में देखें तो त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास इस सेक A का व्युत्क्रम हमने पढ़े थे, ये सेक A जो है कास A का व्युत्क्रम है। तो यहां हम लिख सकते हैं 1/कास A। आप देखिए कास A अनुपात कितना आया था बच्चों, देखिए 3/4 गुड।
तो ये 3/4 हम यहाँ लिख सकते हैं, 3/5, ये 3/5 है, ये हो जाएगा 5/3। ये हमारे पास अनुपात निकल गया। और आप देखिए कोसेक ए, हमारे पास कोसेक ए एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये कोसेक ए त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए का व्युत्क्रम है। साइन ए का व्युत्क्रम है तो आप देखिए ये 1/sin ए। बच्चों साइन ए अनुपात कितना देखिए 4/5, तो यहाँ 1/4/5, तो आप देखिए ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे पास 3 ये जो प्रश्न था, ये त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए। अब एक बार देखिए बच्चों, आज जो हमने अध्ययन किया है, आज जो पूरा आज का जो अध्ययन है उस पे एक नजर हम आपकी डालते हैं। सबसे पहले हमने त्रिभुज की अवधारणा पढ़ाई थी। त्रिभुज में क्या था बच्चों, त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हमने त्रिभुज कहा था। त्रिभुज में बच्चों कितने कोण होते हैं, 3 कोण। कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं। अच्छा बताइए बेटा, तीनों कोणों का योग कितना होता है, हाँ बताइए, गौर 180 अंश। बहुत अच्छे। अब बताइए बेटा समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है। ये त्रिभुज का कौन सा प्रकार है, कोणों के आधार पे कि भुजाओं के आधार पे, कोणों के आधार पे। वेरी गुड। इसमें एक कोण कितने अंश का होता है बेटा, समकोण कितने अंश का, 90। बहुत अच्छे, 90 अंश का एक कोण इसमें होता है। और इसमें कौन सा प्रमेय लागू होता है, पाइथागोरस प्रमेय। क्या है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अच्छा, उसके बाद हमने त्रिकोणमिति की परिभाषा बताई थी बच्चों। त्रिकोणमिति में क्या होता है, किसी भी त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात और कोणों के बीच में संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसको हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और उसके बाद हमने बेटा त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े, 6। वेरी गुड, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े। और बेटा हमने उन्हीं के आधार पर ये प्रश्न हल कराए थे। तो ये प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न में दिया बेटा, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। आप देखिए हमने क्या किया, यहाँ एक समकोण त्रिभुज लिया। ये देखिए बेटा एक समकोण त्रिभुज बना लिया, और समकोण त्रिभुज है तो यहाँ एक कोण 90 अंश का, हमने कोण B को 90 अंश का मान लिया। देखिए बेटा ये दिखा है। और ये tan a की जो वैल्यू हमने यहाँ रखे, आप देखिए ये दिया था, और यहाँ से इस त्रिभुज से हमने इन लंब और कर्ण का भुजाओं को प्रदर्शित किया है। और यहाँ हमने मान लिया बेटा इनको इन अनुपात के आधार पर के यहाँ लेते हैं, क्योंकि ये अनुपात है। यहाँ हो सकता है कोई इंटीजर के कारण कुछ कट गया होगा, तो इसको ऐसा हम लेके हमने पाइथागोरस प्रमेय उपयोग किए। पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे हमने कर्ण की भुजा का मापन किए। कर्ण की भुजा जब हमारी तीनों भुजाओं का मापन हो गया, हमने इस प्रकार से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला।